लगाने जब भी, जैसे ही हम ऑन हो तो रिकॉर्डिंग खुद ही स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही वो है क्रूशियल टॉपिक की इन द एंड पता चले रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलेंगे 9 प्लैनेट्स की तरफ। ये देखेंगे कि इन 9 प्लैनेट से हम कौन कौन सी सिग्निफिकेशन चेक कर सकते हैं। ये 9 प्लैनेट्स भी एक जो है आपकी लाइफ का एक पार्ट, उसको डिफाइन करने में आपकी हेल्प करेंगे। आपको बहुत सारे जो एरियाज आपके लाइफ के हैं, जो इवेंट्स हैं, उनको कनेक्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये जो हमारे सिग्निफिकेंसेस होंगे, ये तो जो हैं वो हैं, लेकिन प्लैनेट्स के साथ कनेक्शन इजीली बने आपका, उसके लिए हम इनकी एक यू कैन से कि हम इसको कनेक्ट करेंगे अपनी लाइफ के साथ, कि हमें कैसा, मतलब कैसे कनेक्टिविटी हमारी सिंपल वे में बने कि हमें इनको समराइज ना करना पड़े, मेमोराइज ना करना पड़े, कि ये प्लैनेट्स क्या क्या हमारे साथ कर सकते हैं, इनकी क्या क्या सिग्निफिकेशन, या इनके कौन से कारक ऐसे हैं जो इनके साथ हम कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपनी लाइफ की स्टार्टिंग देखते हैं तो विद द बर्थ, बर्थ भी नहीं, जब आपकी हमारी जब मदर कंसीव करती है बेबी, तो वो एक फेज जब आपके पास आपकी बॉडी नहीं है, सिर्फ एक सोल के तरीके से हो, आप एक सोल के फॉर्म में हो आपका, मींस साइंटिफिकली हम ऑब्वियसली कहेंगे कि पहले सेल है, फिर डिवीजन ऑफ सेल एंड सो जो भी प्रोसीजर है मेडिकल साइंस का। लेकिन अगर हम इसे एक माइथोलॉजिकल या स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी से देखते हैं, तो उस वक्त हम सिर्फ एक आत्मा होते हैं। आई होप इस चीज को आप रिलेट कर पा रहे हो कि जिस टाइम हम जो 9 मंथ्स का पीरियड जिसमें हमारी पूरी बॉडी जो है वो फॉर्म होती है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो है वो हम कोई बॉडी नहीं होते, हम एक सोल होते हैं। एक सोल को बॉडी देने की जो एक प्रक्रिया है, एक जो प्रोसेस है, वो है हमारा उस टाइम का पीरियड जो हमारी मदर हमें कंसीव करती है, अपने वूम में 9 मंथ्स के लिए रखती है। तो वो जो पीरियड है उसको हम किससे कनेक्ट करके देखते हैं? सन के साथ। कि उस टाइम पे आप जो भी चीजें सोच सकते हो कि उस टाइम पे हमारी लाइफ में क्या चीजें हो सकती है, हम क्या सोच सकते हैं, हम कैसी हमारे जो थॉट पैटर्न किस तरह का उस टाइम पे रहा होगा, वो सारी चीजें आप जब कनेक्ट करते हैं तो वो आपकी सिग्निफिकेशंस किसकी आएंगी? सन की। इसीलिए सन को हम कहते हैं सिग्निफिकेटर ऑफ सोल, आत्मा का कारक इसको बोला गया है सन को। और सन उस टाइम पे अगर हम देखते हैं तो हमारी आत्मा है, लेकिन उसकी एक बॉडी बनने की प्रोसेस है, उसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी आती है? फादर की। तो वो चीज तभी फ्रुक्टिफाई हो पाती है अनटिल एंड अनलेस एक फादर वहां पर है, तो आपका जो है सन का और ज्यादा सिग्निफिकेशंस आगे बढ़ने की जो प्रोसेस है वो आती है आपके लिए। तो फादर का भी सिग्निफिकेटर हमारी लाइफ में कौन होता है? वो सन होता है, बायोलॉजिकल फादर जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह से जो जितने वो 9 मंथ्स का पीरियड है उस टाइम पे हम डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, हमारा एक लॉयल होता है, हमारे अंदर कोई छल कपट नहीं है, उस टाइम पे हमने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को नहीं देखा है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं कुछ ना कुछ। आज साफ आत्मा, आत्मा को हमेशा प्योर एंड पवित्र माना जाता है। तो वो सारी जो कनेक्टिविटीज आती हैं वो किसके साथ आएंगी? प्लैनेट सन के साथ आएंगी। और सन को हम सोलर सिस्टम में प्लैनेट नहीं बोलते, एक स्टार बोला जाता है। तो लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी में इनको, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इवन सभी एस्ट्रोलॉजीज में हम सन को एज ए प्लैनेट कंसिडर करते हैं। तो ये जो फेज हमने जिसकी डिफाइन किया, जिसकी डेफिनेशन हमने बनाई कि फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग ऑफ आवर अपब्रिंगिंग, या हमारी जो बॉडी की फॉर्मेशन है उससे लेकर हमारे बर्थ तक का जो टाइम है वो सिग्निफाई करता है सन को। तो उस पीरियड के साथ जितनी भी चीजें आप रिलेट कर पाते हो उनको आप सन से जोड़कर देख सकते हो। अब सन के साथ इतना फेज हमारा निकल गया, तो उसके बाद हमारा जो फेज आएगा वो क्या आएगा? एक केयरिंग मदर चाहिए।
हर वक्त वो साथ रहे, आपको नरिश करे, आपकी सपोर्ट करे, इमोशंस के साथ अटैच रखे, आपको फीलिंग्स दे, आपके लिए कंसर्न रहे। तो वो जो पीरियड आपका, मान लीजिए 1 to 3 years तक का, जब तक आप स्कूलिंग नहीं स्टार्ट करते, तो जितनी भी कनेक्टिविटी आप उस पीरियड के साथ देख सकते हैं, वो सारी किससे कनेक्ट होंगी? मून के साथ कनेक्ट होंगी। लाइक बच्चे बहुत शरारती हैं, चंचल हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी बहुत रोते हैं, कभी बहुत हंसते हैं, कंटिन्यूसली मदर की कनेक्टिविटी चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, कोई ज्यादा किसी चीज का इंटरफेरेंस नहीं है, कुछ खेलने के लिए चाहिए, खाने पीने के लिए चाहिए, मिल्क चाहिए, लिक्विड्स ज्यादा चाहिए। तो ये सारी कनेक्टिविटी हम किससे देखेंगे? ये हमारी होगी मून के साथ कनेक्ट। तो हम जब अपनी लाइफ के पैटर्न्स में देखते हैं, तो हमारे मूड, हमारी मदर, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारा फूड, हमारी नरिशमेंट, ये सब किसके अंडर आएंगी? मून के अंडर आएंगी। ठीक है, मैं फ्लो में जा रही हूँ, और मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ, स्पीड मेरी ज्यादा तो नहीं है, कंफर्टेबल है सबके साथ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, कहीं पे भी कुछ डाउट हो, यू कैन आस्क इन बिटवीन। अब मून का पीरियड 1 to 3 years का हमने डिफाइन कर लिया, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? स्कूल जाएंगे, ऑब्वियस है। तो एजुकेशन किसके अंडर आ जाएगी? मरकरी की। अब जितना पीरियड आपका स्कूलिंग का है, आप उसको मरकरी से डिफाइन कर सकते हो। आपके एजुकेशन हो गई, आपका लॉजिक जो है वो कल्टीवेट होगा, आपकी ब्रेन पावर, आपकी मेमोरी, आपकी बुकिश नॉलेज, बुक्स आपकी, और कहीं ना कहीं आपका फिर एंटरटेनमेंट, फन, खेलना कूदना, आपका बहुत सारी बातें करना। आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं स्कूल गोइंग, टीचर्स बहुत बोलते रहते हैं कि कीप क्वाइट कीप क्वाइट, लेकिन बच्चों को आदत होती है कि बहुत ज्यादा बोलने की। तो उस फेज को जो है आप मरकरी से कनेक्ट करके देख सकते हो, कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज आप उस पीरियड में सोच सकते हो, कि आपकी जो स्कूलिंग टाइम का पीरियड है, उसमें जो जो आपके दिमाग में आ सकती हैं चीजें, वो सारी आपकी किससे कनेक्ट होंगी? मरकरी के साथ कनेक्ट होंगी। मरकरी के बाद स्कूलिंग खत्म हो गई, आपकी कॉलेज की लाइफ स्टार्ट हो गई। ठीक है, उस टाइम पे आपका एक हायर वर्जन ऑफ लाइफ थोड़ा सा जो है स्कूल से थोड़ा अपग्रेड होता है। आपको रिलेशनशिप्स अच्छे लगते हैं, आपको कंफर्ट्स अच्छे लगते हैं, लग्जरीज, गैजेट्स, ये सब चीजें अच्छी लगने लगती हैं। कहीं ना कहीं मनी की तरफ भी अट्रैक्शन जो है वो जाने लगता है। तो उस फेज को आप कनेक्ट किससे करोगे? वीनस के साथ। उस जो कॉलेज लाइफ है, उसकी जितनी भी कनेक्टिविटी टिल आप मान लीजिए मैरिज तक का जो पीरियड है, उसको आप वीनस से कनेक्ट कर लीजिए। तो जो भी आप उस दौरान जो सिग्निफिकेंसेस आप सोच सकते हैं, जो जो कनेक्टिविटी आपकी उस पीरियड के साथ आपके दिमाग में आती है, वो सब किसके अंडर आएगी? वीनस के अंडर आएगी। अब आपकी स्कूलिंग भी खत्म हो गई, कॉलेज लाइफ भी खत्म हो गई, तो आपको अब आगे क्या चाहिए? एक करियर चाहिए, एक कुछ बनने के लिए एक जज्बा चाहिए, एनर्जी चाहिए। आप सेटल डाउन होने के लिए कुछ सोचेंगे, मैरिज की तरफ बढ़ने के लिए कुछ सोचेंगे, और कहीं ना कहीं फाइट बैक करने की कैपेबिलिटी चाहिए, और बहुत सारा एंथुजियाज्म चाहिए कि अब जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करना है। तो अब इस पीरियड को हम किसके साथ रिलेट करेंगे? हम रिलेट करेंगे उसको मार्स के साथ, कि मार्स जो है उसमें विगर है, एनर्जी है, एंथुसियाज्म है, जल्दबाजी है उसमें, इम्पल्सिवनेस है, कुछ ना कुछ अचीव करने का बहुत ज्यादा स्टेमिना है। तो वो जो पीरियड होगा जब आप कैरियर सेटल डाउन करेंगे, आप अपनी लाइफ को सेटल करेंगे इन टर्म्स ऑफ मैरिज और कैरियर, तो वो सारा जो पीरियड है उसमें जो भी चीजें आप रिलेट कर पाते हैं, जो भी आपके दिमाग में आती हैं, वो सारी कनेक्ट होंगी मार्स के साथ। अब हमारा एनर्जी लेवल, जिस टाइम पे हमारी एनर्जी चाहिए होती है, उस टाइम पे हमारे पास नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं होती। मीन्स ठीक है, हमारे पास मरकरी होता है, लेकिन एक अपर लेवल का जो नॉलेज है, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एजुकेटेड बहुत होते हैं लेकिन ज्ञानी नहीं होते। उन्हें दुनियादारी की समझ नहीं होती, या सिचुएशन को हैंडल करने की समझ नहीं होती।
लेकिन उसकी जगह पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी स्कूल भी नहीं गए होते, लेकिन उनको जीवन जीने का एक सलीका, एक समझदारी इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो वो किसकी ब्लेसिंग्स होती है? जुपिटर की। तो जब आपका मार्स का पीरियड होता है, उस टाइम पे आपके पास एनर्जी, विगर, नॉलेज, बुकिश जो भी एजुकेशन आपने ली वो सब है। लेकिन जब आप स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि मार्स कहीं ना कहीं स्ट्रगल भी है, तो उसको सिंपल वे में हम कहते हैं, जब इंसान ठोकर खाता है, चीजों के साथ मगअप होता है, बहुत ज्यादा सामना करता है हर चीज का, तो उसे एक ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। वो जो ज्ञान की प्राप्ति का हम पीरियड कहेंगे, वो हम रिलेट करेंगे, लाइक आप मान लीजिए 30 से लेकर 50 तक मान लो, कि उस टाइम पे फिर आपका जो ज्ञान वो जो है एक तरह से जागृत हो गया, या आपके अंदर कल्टीवेट हो गया, तो आपको जो है ये समझ आने लगती है कि अब जिंदगी में एक ठहराव चाहिए, फैमिली चाहिए, फैमिली के लिए काम करना है, उन्हें नरिश करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है। तो वो सारी जो कनेक्टिविटी उस पीरियड के साथ जो होगी, वो हम किससे चेक करेंगे? जुपिटर से चेक करेंगे। सॉरी। बाकी जो सिग्निफिकेंसेस हम देखेंगे रिटर्न मेथड में, आपको जो पीडीएफ मिलेगी दैट इज देयर। बट ये हम इसको प्रैक्टिकली किस तरह से याद रखेंगे कि कौन सा प्लैनेट क्या दे सकता है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब हमारे पास जुपिटर भी हो गया, हमने चीजों को समझदारी भी हासिल कर ली, अपने आप को सेटल भी कर लिया। पहले हम अपने मान लीजिए बच्चों को सेटल करते हैं, क्योंकि जुपिटर बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है, अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हैं, उनके बच्चों के भी आगे बच्चों का कुछ ना कुछ करते हैं। वो सारी फेज पूरा जो है जुपिटर से कनेक्ट हुआ। अब उसके बाद लास्ट फेज किस चीज का आएगा? सैटर्न का। सैटर्न किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? अब जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो गई, हम डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि हमने खुद को सेटल किया, आपके बच्चों को सेटल किया, उसके बाद क्या चीज रह जाती है? अलूफनेस, थोड़ी सी सैडनेस, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, थोड़ी सी बीमारियां, थोड़ा सा दुख इसमें कह सकते हो, और बहुत सारी स्टेबिलिटी। मीन्स फिर ठहराव है जिंदगी में, कुछ ज्यादा इंजॉयमेंट नहीं है, कुछ टेंडेंसी ऐसी हो जाती है उस एज में जाके कि आप जो है बहुत लोगों से मिंगल अप नहीं करना चाहें, अलूफनेस में बैठे रहें। जो भी उस फेज का, जो 50 से लेके जो भी 60-70, जो भी आपकी एंड ऑफ द एज तक आपका जो पीरियड होगा, तो उस टाइम पे आप जितनी भी सिग्निफिकेंसेस सोच सकते हैं, वो सारी कनेक्ट होंगी सैटर्न के साथ। उन सबको हम किससे जज करेंगे? सैटर्न के साथ। कि वो चीजें, वो उस लाइफ का जो फेज होगा, वो सैटर्न से हम डिनोट करेंगे। अब ये तो हमने 7 प्लैनेट्स की बात करी, कि ये जो कनेक्ट होंगे हमारी एज के साथ, वो हमें एक डिस्क्रिप्शन देते जा रहे हैं कि हम अपनी लाइफ में इन लोगों को किस तरह से देख सकते हैं, या अपनी लाइफ को इन प्लैनेट से कैसे देख सकते हैं, या अपनी लाइफ से प्लैनेट्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इधर वे यू कैन टेक इट इज। अब ये जिन 7 प्लैनेट्स की बात हमने करी, ये सारे प्लैनेट्स जो हैं विजिबल प्लैनेट्स हैं। आप स्पेस में देखेंगे, इनके पास फिजिकल बॉडी है, आप इनकी पिक्चर ले सकते हैं, आप इनका शेप चेक कर सकते हैं, मीन्स कि ये लोग दिखाई देते हैं। तो ये हो गए हमारे 7 प्लैनेट्स। अब इसके बाद जो हमारे पास एक 2 और प्लैनेट्स हैं, ये क्या है? राहु और केतु। ये राहु और केतु फिजिकल प्लैनेट्स नहीं है, इनके पास बॉडी नहीं है। वेरी सॉरी। कि ये जो है एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो इतनी ज्यादा है कि बाकी सारे प्लैनेट्स का मतलब एक तरह से सिग्निफिकेशन को डैमेज करने में, एनहांस करने में, उसको मॉडिफाई करने में, रेक्टिफाई करने में इन लोगों का बहुत ज्यादा हाथ होगा। और कलयुग का जो टाइम है, इसमें इनकी एनर्जी जो है वो एक पीक पे मानी जाती है, कि ये लोग एक सडननेस जो देते हैं किसी की भी लाइफ में, वो दे सकते हैं। अब ये राहु और केतु है क्या? हमने कहा ये फिजिकल प्लैनेट्स नहीं है, ये है शैडो प्लैनेट। तो ये शैडो किसकी है? मून की।
अगर आप माइथोलॉजिकल स्टोरी जानते हैं स्वरभानु राक्षस की, तो आपको पता होगा कि समुद्र मंथन के टाइम पर स्वरभानु राक्षस जो था, जब अमृत बंटा, आई होप सभी को ये स्टोरी पता है कि थोड़ा डिटेल में बताया जाए। मैम पता है। सबको पता है ना? नहीं पता मैम, नहीं पता मैम, मुझे नहीं पता। ओके, चलिए। जब मतलब एंशियंट टाइम्स की बात है, जब राक्षस जो थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में थे, तो वो लोग बहुत मतलब धरती पे हाहाकार मचा के रखते थे। तो देवता जो थे वो हमेशा हार जाया करते थे, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता था तो राक्षस जो है वो विन कर लेते थे। तो देवता जो है इंद्र, जिनको कहा जाता है जो स्वर्ग का सिंहासन उनके पास होता था, तो वो हमेशा खतरे में रहता था। तो भगवान विष्णु ने ये सोचा, मतलब तीनों ब्रह्मा विष्णु ने, कि ये तो मतलब इनके अंदर एनर्जी इतनी ज्यादा है कि देवता लोग जो है इनको compete नहीं कर पाते, तो इनके साथ तो कोई ऐसी कोई षड्यंत्र, कोई मतलब प्लानिंग ऐसी करनी पड़ेगी जिससे कि ये हारे, और जो हमारा जो है वो आधिपत्य जो है स्थापित हो पाए, कि हमें जो इंद्र का सिंहासन है बार बार खतरे में आता, वो नहीं आना चाहिए। तो अब जो राक्षस थे उनके लिए विष्णु भगवान ने एक जो ये स्वर भानु राक्षस था, आई थिंक इसका कुछ ज्यादा रोल था समुद्र में, कि ये जहर फैलाता था और पानी जो था पीने के कुछ काम नहीं आता था। तो भगवान ने ये सोचा कि दोनों एक पंथ दो काज हम करते हैं, कि एक तो हम पानी जो है वो धरती पर पीने लायक बनाते हैं, और एक इन राक्षसों को किसी मतलब हरा देंगे, तो वो ये टिक कर बैठ जाएंगे कि अपनी एनर्जी को ज्यादा हम पर जो है वो हावी नहीं होंगे, और हमें देवताओं को डर कर नहीं रहना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने समुद्र मंथन की जो थी प्रक्रिया रखी, कि एक माउंटेन सा था, उसके ऊपर स्वर भानु जो सॉरी जो वासुकी नाग, मतलब जो मैंने उल्टा बोला, समुद्र में वासुकी नाग था जो जहर फैलाता था, पानी को खराब करता था पीने के लिए। और स्वर भानु जो राक्षस था वो आपके सीन स्टोरी में थोड़ी बाद में आएगा, पहले स्वर भानु था और राक्षसों की स्टोरी थी। तो भगवान ने उसको ही यूज किया कि जो वसुकी नाग था, कि हम इसको उस समुद्र मंथन करने के लिए एक माउंटेन पे, जैसे हम वो रोप वाली गेम खेलते हैं, खींचते हैं एक साइड, दोनों साइड से, तो जो खींच लेगा वो जीत जाएगा, और जो नहीं खींच पाया वो हार जाएगा। वही टग ऑफ द वार कहते हैं उसको शायद आजकल। तो वो एक गेम खेलने की उन्होंने प्लानिंग करी। तो राक्षसों को उन्होंने जिधर वसुकी नाग का मुंह था उधर लगा दिया, कि आप इधर से खींचोगे। देवता जो थे वो पूंछ को खींच रहे थे, और ऑब्वियसली राक्षसों को उस नाग से कोई डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उसी कैटेगरी के थे। तो अब जब वो समुद्र मंथन किया, तो वो एक जैसे आप लस्सी बनाते हैं उस तरह से उस वसुकी नाग को खींचा गया। तो जो समुद्र था उसमें से जो जहर था वो अलग हो गया, और जो अमृत था वो अलग हो गया। अब जो जहर था वो विष्णु जी कहने लगे ये अब कौन पिएगा, या इसको किस तरह से डिस्पोज ऑफ हम करें, कि अगर यहाँ से निकाला और कहीं और रखा, धरती पर ही रखा, तब भी ये सबके लिए डेंजर रहेगा। तो भोलेनाथ ने, महादेव ने, वो जो जहर था वो अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसकी वजह से उनके जो गले में आपको ब्लू जो दिखता है वो जहर भगवान ने पी लिया। अब पीने के बाद जो अमृत बचा, तो विष्णु भगवान ने ये प्लानिंग करी कि इस अमृत को हम, क्योंकि ये अमृत जो अब बना है, ये जो भी पिएगा वो अमर हो जाएगा, उसकी डेथ नहीं हो पाएगी। तो भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया, क्योंकि राक्षसों को भी कॉन्फिडेंस में लेना था, नहीं तो अदरवाइज राक्षस कहेंगे कि आप अपने लिए ले रहे हो, हमें नहीं दे रहे हो। तो भगवान ने मोहिनी, एक सुंदर नारी का रूप धारण किया, जिससे कि राक्षस भी मोहित हो गए कि जैसा ये कहेगी वैसा हम करेंगे। तो भगवान ने कहा कि सब लोग लाइन में बैठ जाइए, हम जो है सबको अमृत पिलाएंगे। तो
तो हाँ, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया कि मैं अमृत जो है लाइन वाइज सभी को जो है दूंगा, तो सभी लोग जो है अमर हो जाएंगे। तो भगवान ने तो ट्रिक खेली कि हाँ जी, मैं धीरे धीरे देवताओं को बांटूंगा, और जब तक हम राक्षस तक पहुंचेंगे अमृत खत्म हो जाएगा और वो लोग बच जाएंगे, मतलब रहित रह जाएंगे अमृत से, और देवता लोग पी लेंगे तो वो अमर हो जाएंगे और उनकी जो है डेथ होनी निश्चित हो जाएगी। तो जब देवता लोग की डेथ नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, हरा देंगे, वट। तो भगवान ने जो है वो अमृत देना शुरू किया हर एक देवतास पर, वो जाने लगे। तो वो राक्षसों में एक राक्षस था जिसका नाम स्वर भानु, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, उसका नाम स्वर भानु था। उसने देखा कि उसका दिमाग ज्यादा तेज चल रहा था, क्योंकि वो राहु केतु था, तो उसका दिमाग ज्यादा चल रहा था। वो सोचता कि जितनी देर में ये देवता लोग ही पिएंगे तो हम तक आते आते तो अमृत बचेगा नहीं, तो मतलब हमें तो मिलने से रहा। तो उसने क्या किया, उसने वो अपनी रूप बदल सकता था, उसने देवता का रूप धारण किया और जाकर देवता की लाइन में बैठ गया। देवता की लाइन में बैठ गया कि चलो अब मुझे अमृत मिल जाएगा और मैं तो अमर हो जाऊंगा, बाकी होते हैं ठीक है, नहीं होते ना सही। अब वो बैठ गया तो भगवान ने सबको दे रहे थे, उसकी टर्न आई तो उसको भी देना था, उन्होंने उसको दिया और उसने लेकर पिया। कि पीकर उसके गले तक गया था कि चंद्रमा और सूरज, सन एंड मून ने देख लिया कि वो राक्षस है जो कि देवताओं के भेष में बैठा हुआ है। उन्होंने विष्णु भगवान से कंप्लेन कर दी कि ये तो राक्षस है। तो भगवान ने उसी टाइम सुदर्शन चक्कर चलाया और उसकी गर्दन जो है वो अलग कर दी। लेकिन अब वो स्वरभानु जो था, वो नेक्टर जो था, अमृत जो था, वो पी चुका था। तो अब उसकी डेथ होनी तो मुश्किल हो गई, क्योंकि अमर तब मिलना था अगर उस अमृत को पी लेता। तो वो उसकी एक हेड जो है वो अलग हो गया और बॉडी जो उसकी अलग हो गई, और उसी को हम लोग राहु और केतु कहते हैं। राहु जो है वो हेड पार्ट है, कि हर तरह का षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी, जालसाजी, इल्यूजन्स, धोखाधड़ी, शैतानी जो भी है वो सब, जो दिमाग बहुत एक्स्ट्रा चलता है वो किसका चलता है, राहु का चलता है। और जो नीचे की बॉडी रह गई जिसके पास हेड नहीं है, वो दिमाग से सोच नहीं सकती, लेकिन उसके पास एक दिल है, और वो दिल बिना दिमाग के सोचता है, डायरेक्शनलेस है। और वो चीज जो नीचे की बॉडी पार्ट, मतलब उसको कोई पता नहीं किधर को जाना है, क्या करना है, लेकिन वो जो भी है करेगा, उसका काम है कुछ ना कुछ करते ही रहना, तो वो पार्ट केतु का बन गया। अब राहु जो बना वो हेड पार्ट है। अब मुंह से वो खाता है जब कुछ भी, मीन्स आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की अगर बात करें, मनी खाता है, सक्सेस खाता है, पावर खाता है, लेकिन उसके पास बॉडी नहीं है, कि वो जो खाता है वो सब गायब होता जा रहा है और उसकी भूख कभी मिटती नहीं है। तो वो जो ऑब्सेशन है वो कौन है, राहु है, कि वो उसको जितना मर्जी मिल जाए वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाता। और जो केतु है उसके पास हेड नहीं है, वो सोच नहीं पाता, उसको किसी के साथ ऑब्सेशन नहीं है, किसी के साथ लगाव नहीं है, वो एक डिटैच पर्सनालिटी बन गई, कि उसको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कुछ लेना देना नहीं है। वो दिल से सोचता है, एक सोल से सोचता है, तो वो एक स्पिरिचुअल प्लैनेट बन गया। राहु मटेरियलिस्टिक है और केतु जो है वो आपका स्पिरिचुअल प्लैनेट हो गया। लेकिन ये दोनों ही शैडो प्लैनेट्स हैं, इनके पास बॉडी कोई नहीं रही, और ये लोग सडननेस के कारक हैं, कि जो भी ये करेंगे सडनली करेंगे, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, वट एवर दे विल डू सडनली होगा। तो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जो एक जनरल प्रीव्यू था प्लैनेट्स का, वो मैंने आपको इस तरह से इनके बारे में समझाया, बाकी हम रीडिंग भी करेंगे पीडीएफ में जो लिखा है। तो जो राहु और केतु है, इसको अगर हम अपने स्पेस, अपनी यूनिवर्स की लैंग्वेज में कहें तो ये नोड्स है। नोड्स है सन, सॉरी मून के। मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूमता है, पहले सन है, उसके आसपास अर्थ घूम रही है, अर्थ के आसपास मून घूम रहा है। और जब मून घूमते घूमते एक हम थोड़ी सी डायग्राम बनाकर भी देख लेंगे, कि जब वो घूमते हुए एक कट जब लगता है उसका नॉर्थ नोड पर, जब एक इंटरसेक्शन होती है अर्थ और मून की डिस्टेंस की,
तो वो जो नोड क्रिएट होता है नॉर्थ वाले को हम राहु बोलते हैं, और जो साउथ वाला नोड होगा उसको हम केतु बोलते हैं। ये इनकी एक जो ज्योग्राफिकल इमेज जो है वो इस तरह की होती है, और जो स्टोरी वाइज है, जो स्पिरिचुअल हमारा कनेक्शन है, वो हमने अभी डिस्कस किया। तो टिल नाउ कोई भी डाउट है यू कैन आस्क, फिर हम पीडीएफ रीड करते हैं। आई होप सभी को क्लियर लगा। नो डाउट्स मैम। ओके, यस ठीक है मैम। नेक्स्ट यस जी। मैम। तो अब हम जो है जो मीन्स एक सिग्निफिकेशन, जो एक बुकिश नॉलेज है, जो उसके ऊपर भी जाएंगे कि सन किन किन चीजों का सिग्निफिकेटर है। अब सन जो है, हमने जैसे बात करी थी आत्मा का अर्थ है, तो सोल का सिग्निफिकेटर है। विल पावर सन से हम चेक करेंगे। किंगली जितने भी एटीट्यूड होंगे वो सन के अंडर आएंगे। रिस्पेक्ट, स्पेशली सेल्फ रिस्पेक्ट जो होगी वो आपकी सन से हम चेक करेंगे। तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो होगी वो हम सन से चेक करेंगे। फादर की हमने अभी बात करी, बायोलॉजिकल फादर जो हैं वो हम सन से चेक करेंगे। मेडिकल साइंस कहीं ना कहीं हम सन से चेक करेंगे। हमारी ओवरऑल हेल्थ जो होती है, इम्यूनिटी पावर जिसको हम कहते हैं, वो हम सन से चेक करेंगे। हमारा हार्ट और कहीं ना कहीं स्टमक भी हम सन से चेक करेंगे। और सन हमारी राइट आई का सिग्निफिकेटर है। कोई भी प्रॉब्लम जो हाई ब्लड आपके ब्लड सर्कुलेशन में होगी वो सन के अंडर आएगी। हीट, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सन के अंडर आएगी। और इसके साथ अगर मैं और ऐड ऑन करना चाहूँ तो लेट अस राइट, ताकि जो लोग वीडियोस देखेंगे उनको भी पता चल जाए। तो जैसे हमने कहा कि यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट है, विल पावर है, आपका कॉन्फिडेंस है, इसको भी हम सन से जोड़कर देखेंगे। फिर इसके अलावा आप जो है कौन सा कलर यहाँ पे दिखेगा ज्यादा, अगर हम व्हाइट से लिखेंगे तो व्हाइट दिखेगा नहीं। ओके। तो कॉन्फिडेंस अगर आपका जो है वो आप इससे देखते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट की आपने बात कर ली। गवर्नमेंट आप यहाँ से देखते हो। गवर्नमेंट से जुड़ी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, कोई भी आपका काम, कोई भी जॉब, कोई भी आपका फेवर, वो सन के बिना नहीं कंप्लीट हो सकता। जो भी काम जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, आपके बॉसेस, आपकी हायर अथॉरिटी, वो आपकी सन से कनेक्टेड होगी। आपकी लॉयल्टी कहीं ना कहीं सन से कनेक्टेड होगी, क्योंकि अगर सन लॉयल नहीं होगा तो वो कभी भी किंग नहीं बन पाता, क्योंकि सन जो है वो सोलर सिस्टम का भी किंग कहा गया है। और अदरवाइज भी किंग जैसा एटीट्यूड जो है वो सन का देखने में आता है। डोमिनेटिंग होगा सन, एग्रेसिव होगा कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करने वाला, खुद भी मानेगा और दूसरों से भी मनवाएगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपकी टैक्सेशन भी आप इसमें काउंट कर सकते हो, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट से रिलेटेड होगी। तो जितने भी आप किंग के साथ भी कनेक्ट करके देखते हो जितनी चीजें, वो सारी भी आपकी कहाँ आएंगी? मैम रिलीजियस भी आएगा ना, धर्म कर्म? नहीं, उसको हम जुपिटर से ज्यादा जोड़ेंगे। ओके। सन जो है वो लॉयल्टी आएगी, ह्यूमर वाली जो नेचर होती है वो भी आएगी, और उसमें शॉर्ट टेम्परनेस उसमें आएगी, कि बहुत जो लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और जल्दी शांत हो जाता है, वो भी कहीं ना कहीं ये होंगे। डिसिप्लिन्ड होगा सन, पंचुअल होगा, क्योंकि जैसे सन है, कभी आपने सुना है कि कभी सन लेट हुआ, कभी इस वक्त उसका टाइम है उदय होने का और वो नहीं हुआ। तो वो सारी जो क्वालिटीज हैं वो हम सन की सिग्निफिकेशन में जोड़कर देखेंगे। ठीक है, इट्स ओके। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट।
नेक्स्ट है हमारा मून। अब मून की हमने जैसे बात करी कि मून जो है वो मन का कारक है। दिल से दिल एक अलग चीज हो गई, वो सन के अंडर आई क्योंकि हार्ट वहां है। और एक मन जिसको हम कहते हैं कि मन और मस्तिष्क, जो मतलब एक फीलिंग से कनेक्टेड जो दिल है, वो किसके अंडर आएगा? मून के अंडर आएगा। तो हम मून, मूड एंड माइंड कहीं ना कहीं हम जो है मून से कनेक्ट करके देखेंगे। मून हमारी मदर का सिग्निफिकेटर है, हमारी मेंटल स्टेट का सिग्निफिकेटर है। जिन लोगों का मून एफ्लिक्टेड होता है, जिन लोगों का मून वीक होता है और बैड प्लेसमेंट पे होता है, तो उनको मेंटल इश्यूज देखने को मिलते हैं। उनको कोई ना कोई मेंटल डिजीज हो सकता है, डिप्रेसिव माइंड हो सकता है। वो लोग जो है उस स्टेट को भी हम मून से कनेक्ट करके देखेंगे। अब जैसे हमने सन की बात करी कि सन हमारे कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से मून भी करता है। क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आपके दिमाग से आता है, एक हार्ट से आता है, मतलब एक सोच से आता है, आपकी थिंकिंग से आता है। और एक जो है आपका मन, अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो जिसको हम हिंदी में एक प्रोवर्ब भी है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो हो सकता है कि फिजिकली बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं हो, लेकिन अगर मन में कॉन्फिडेंस है, उसमें इतनी पावर है, तो भी आप जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हो। देन मून जो है वो लिक्विड मैटर जितने हैं उनको सिग्निफाई करता है, पानी है, दूध है। क्यों? क्योंकि मून मन का कारक है। मन में कोई भी चीज जैसी भी डाल दो आप, वो मन जैसी हो जाएगी। आप उसमें नेगेटिव थॉट डाल दो, वो भी वैसे आपको असर करेंगे। पॉजिटिव डाल दो, वो भी वैसे करेंगे। उसी तरह से पानी आप जिस भी यूटेंसिल में डाल दो, ग्लास में, कप में, कटोरी में, किसी में, वो उसकी शेप ले लेगा। तो वो चीज जो है किससे कनेक्ट हो गई? हमारी मून के साथ। पीसफुल माइंड का जो कनेक्शन आएगा कि आपका पीसफुल जो एक पैटर्न चाहिए लाइफ के लिए, वो भी कहाँ से हम चेक करेंगे? मून से। वो भी इसी से सिग्निफाई होगा। मून आगे पॉन्ड है, उसको पानी के जितने भी सोर्सेज होंगे उससे मून कनेक्ट होगा। जर्नी, जो आपकी ट्रैवलिंग है, वो भी आपकी मून के अंडर आती है। क्योंकि आप फिजिकली तो कहीं जाएंगे तब जाएंगे, आप बैठे बैठे भी आप पूरी यूनिवर्स घूम सकते हो अपने थॉट्स के साथ। तो वो भी एक जर्नी है, और ये मून जो है वो जर्नी को भी सिग्निफाई करता है। और हैप्पीनेस जो है वो भी कहीं ना कहीं मून के सिग्निफिकेशन में आएगी कि अगर आपके पास पॉजिटिव मून है तो आप अंदरूनी खुशी जिसको कहते हैं वो फील कर सकते हो। मनी लिक्विडिटी को, वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, मून मनी और लिक्विडिटी, कैश फ्लो, वेल्थ, इन सबको भी मून रिप्रेजेंट करता है। तो मून के सिग्निफिकेंसेस में जो पैसा है, पैसे का फ्लो है, इसको भी हम काउंट करते हैं। जितना लिक्विड एलिमेंट इन द बॉडी, जैसे कि ब्लड और भी जो भी फ्लूइड है हमारे अंदर, वो भी सारे किसके अंदर आते हैं? मून के अंदर आते हैं। सन हमारा लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट करता है, और सॉरी राइट आई को, और मून जो है वो हमारा लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारे फोर्थ हाउस के सिग्निफाई करता, फोर्थ हाउस का ये लॉर्ड होता है। तो चेस्ट का एरिया जो होता है वो मून के अंदर आता है। तो जैसे मेंटल स्टेट की हमने की कैसी इंसान की मेंटल स्टेट है, वैसे ही मेंटल प्रॉब्लम्स भी हम मून के साथ देखेंगे। अब मून ब्लड को, लिक्विड वाले सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इन वीमेन, वो भी हम मून से जोड़कर देखते हैं। और मून जो है जिस तरह से हमने वेल्थ की बात करी, तो उसमें जितने भी फैक्टर्स वेल्थ को डिनोट करने वाले आएंगे, वो भी हम कहीं ना कहीं मून से जोड़कर देखेंगे। और जो मेन सिग्निफिकेशंस होते हैं मून के, होते हैं वो मून, मदर, मूड एंड माइंड, ये तीन चीजें जो होती हैं स्पेशली कनेक्टेड विद मून होती हैं, कि इन तीनों को मून ही सिग्निफाई करेगा। नेक्स्ट है हमारा मार्स। अब मार्स की हमने बात करी, जैसे एनर्जी है, वो विगर है, एंथुसियाज्म है। तो वो सारे जो भी चीजें कनेक्ट हमने करी, वही सारी जो है मार्स की सिग्निफिकेशंस में आएंगी। मार्स हमारी करेज, हमारी ब्रेवरी, हमारी पावर, हमारी एग्रेशन, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। वॉरियर है वो एक।
और मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी कि हमने जिस सोलर सिस्टम की बात करी, ये वाला जो हमने ये देखा, इसमें जो 7 प्लैनेट्स हैं हमारे, ये एक सेलेशियल कैबिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं कि एक राज्यसभा है जहां पर सन जो है वो किंग है, मून को क्वीन बनाया गया है, मार्स वहां पर वॉरियर है, सेनापति है, मरकरी जो है युवराज प्रिंस की इसको जो है पोजीशन जो एक स्टेटस दिया गया है, जुपिटर एडवाइजर है, वीनस जो है मंत्री की तरह आप इसको ले सकते हो कि ओवरऑल जो सन के लिए जो भी ऐशो आराम चाहिए, उनकी फैसिलिटीज के लिए जो भी करना है वो वीनस ने देखना है। और सैटर्न जो है वहाँ की जनता है, लो ग्रेड के जो लोग हैं, जो लोग राजा के लिए काम करते हैं, वो सारे जो हैं वो सैटर्न के अंदर आते हैं। तो इसी तरह से हम मार्स की अगर बात कर रहे हैं तो वो सेलेशियल बॉडी, सेलेशियल कैबिनेट में वॉरियर है, सेनापति है, तो उसके पास ऑब्वियस करेज है, ब्रेवरी, पावर, एग्रेशन है। वो वॉर को भी रिप्रेजेंट मार करेगा, आपके दुश्मन एनिमीज को भी मार्स से ही रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, वेपन्स जितने भी लड़ाई में यूज होंगे वो मार्स के अंदर आएंगे। मार्स एक्सीडेंट्स भी है, इंजरीज भी है, आपके लिए चोट चपेट लगना, एक्सीडेंट होना भी मार्स के अंदर आएगा। मार्स लैंड को भी डिनोट करेगा, तो इमूवेबल जो प्रॉपर्टीज होंगी आपके लिए वो मार्स से कनेक्टेड होंगी। मार्स छोटे भाई का कारक है, यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर को भी रिप्रेजेंट करेगा। मार्स टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल फील्ड है, तो साइंटिस्ट भी यहाँ से आएंगे। मार्स के अंदर कारक ब्रेवरी सब चीजें हैं, तो पुलिस, आर्मी, जितने भी हेड होंगे वो सारे मार्स से देखे जाएंगे। और मार्स जो है जैसे हमने कहा एक्सीडेंट इंजरीज को करता है, तो एनिमल बाइट्स, बर्न्स, इंजरीज, ये सारे जो ऑपरेशंस होना, वो सारे जो होंगे मार्स के अंडर आएंगे, उन्हीं से ही मार्स सिग्निफाई होगा। ये सारी चीजें मार्स से ही सिग्निफाई होंगी। एक्सरसाइज करना, मार्स के लिए आप मार्स को अच्छा करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो वो सारी चीजें भी मार्स के अंदर ही आएंगी। ब्लड प्रेशर हाई लो दोनों ही जो है वो मार्स के अंदर आएंगे। और कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी मार्स के अंदर आएगी, क्योंकि मार्स जब मून के साथ कनेक्ट होगा तो कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम होगी मंथली साइकिल से रिलेटेड या प्रेगनेंसी से रिलेटेड या आपका हार्मोन से रिलेटेड, वो इशू बनेगा जब ये कनेक्टिविटी इन दोनों की, मून एंड मार्स की होगी। तो हम प्रेगनेंसी को भी इसके साथ कनेक्ट करके देखेंगे कि अगर पॉजिटिव होगा तो यू कैन से कि ये गुड है, और अगर कुछ नेगेटिविटी आ रही है तो वहां पर हम प्रॉब्लम भी देख सकेंगे। वेलकम नीरव पारक जी, आप बहुत लेट क्लास ज्वाइन करे हो और फर्स्ट क्लास आपने ज्वाइन नहीं करी। आई होप आपने फर्स्ट क्लास का रिकॉर्डिंग्स देख लिया होगा। हाँ जी मैडम, कोई कंफ्यूजन हो यू कैन आस्क जब भी आप क्लास में आए। तो नेक्स्ट जी, थैंक यू जी, थैंक यू। तो नेक्स्ट है हमारा मरकरी प्लैनेट। अब हमने कहा मरकरी क्या है, प्रिंस है। प्रिंस जो है एक एजुकेशन लेने वाला बच्चा और शरारतें करने वाला बच्चा, मौज मस्ती करने वाला, तो उसका दिमाग भी बहुत तेज चलता है। तो वो सारी सिग्निफिकेशन जो आएंगी मरकरी के पास आ जाएंगी। इंटेलिजेंस होगी, क्लेवरनेस होगी, हमारी स्पीच, हमारी वॉइस को मरकरी रिप्रेजेंट करता है। और कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को भी मरकरी रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि मरकरी जो है फन है, एक तरह का एंजॉयमेंट है। एजुकेशन मरकरी से देखी जाएगी, एजुकेशन में मैथ्स जो है स्पेशली वो मरकरी से देखा जाएगा। हमारी राइटिंग वो हम मरकरी से चेक करेंगे। हमारे आर्गुमेंट्स की कितनी कैपेसिटी है, आपकी विट्टी कितने हो, आप कितना आप डिबेट कर सकते हो, कितना आर्ग्यू कर सकते हो, वो मरकरी बताएगा। कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन भी मरकरी से ही आएगा। और मरकरी जो है वेरियस स्किल्स भी दे रहा है, डांस, ड्रामा, इस तरह का जो है जो भी आर्टिस्टिक स्किल्स होते हैं वो मरकरी से कनेक्ट होकर आएंगे। मरकरी फैमिली बिजनेस इनको भी रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि मरकरी एक प्रिंस है और उसका कनेक्शन जो है वो फैमिली से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होगा, तभी बच्चे जो हैं वो फ्लरिश करेंगे। तो हम फैमिली को भी उससे देखेंगे, और फैमिली बिजनेस भी, बिजनेस एज सच अकेला भी
और फैमिली बिजनेस भी हम मरकरी से जोड़कर देखेंगे। मरकरी बिजनेस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, ये सारी चीजें जितनी भी फाइनेंशियल से कनेक्टेड होती हैं वो मरकरी के अंदर आती हैं। मरकरी जो है नेगोशिएटर है, क्योंकि मरकरी को कहा जाता है कि वो ना तो शुभ प्लैनेट्स में आता है, ना ही अशुभ प्लैनेट्स में आता है, ना वो मेलेफिक है ना वो बेनिफिक है। वो एक सेंट्रल रोल अदा करता है, जब जिसके साथ जाएगा वैसा हो जाएगा। तो उसको कहीं ना कहीं नेगोशिएटर भी कहा जाता है कि वो एक प्रोज एंड कॉन्स को टैली करके जो भी फेवरेबल चीज हो उसके साथ जाए, ऐसी उसकी इंटेलिजेंस जो है वो उससे करवाती है। मैटरनल अंकल जो है वो मरकरी से रिप्रेजेंट होंगे, आपके फ्रेंड्स आपके रिलेटिव्स वो मरकरी से रिप्रेजेंट होंगे। और मरकरी बॉडी पार्ट में आपके थ्रोट को, नोज को, ईयर्स को, लंग्स को, आपकी वॉइस को रिप्रेजेंट करेगा। देन वी हैव जुपिटर। अब हमने एजुकेशन इंटेलिजेंस की बात करी, वो मरकरी के अंदर था, लेकिन जुपिटर के पास ज्ञान है। वो स्पिरिचुअल ज्ञान भी हो सकता है, आपका इस हमारी इस वर्ल्ड का ज्ञान भी हो सकता है, पराविद्याओं का ज्ञान भी हो सकता है, रिलीजन भी हो सकता है। और वो सारी तरह के ज्ञान जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए काम आते हैं, वो सारे ज्ञान जो है जुपिटर से देखे जाते हैं। तो जुपिटर इज द मेन सिग्निफिकेटर ऑफ नॉलेज। नॉलेज है तो इंटेलिजेंस भी होगी, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअल एजुकेशन लेना, वो भी इसके अंदर आएगा। तो एजुकेशन को भी हम इसके अंदर लेंगे। देन रिलीजियस एक्टिविटीज को हम इसके अंदर लेंगे। डिवोशन जो हमारी भक्ति है वो हम जुपिटर के अंदर लेंगे। हमारा पुराना एंशियंट जो लिटरेचर है वो जुपिटर में आएगा। जुपिटर वेल्थ का भी सिग्निफिकेटर है, क्योंकि जितनी भी हमारे पास अबंडेंस, ट्रेजरी, जो भी हमारे पुरखों का खजाना, जो भी हमारे एंसेस्ट्रल का जो ट्रेजर रहे, वो सब भी जुपिटर के अंदर आते हैं। जुपिटर एसेट जो है मेनली पैसे का, संतान का, शिक्षा का, विवाह का, लाभ का, इन सब का कारक है। तो वेल्थ जो है वो जुपिटर के अंदर आती है। जुपिटर रिस्पेक्ट को भी डिनोट करता है। एल्डर्स, आपके बुजुर्ग जो हैं वो जुपिटर से डिनोट होते हैं। बेटे को जुपिटर से डिनोट किया जाता है। एल्डर ब्रदर जुपिटर के अंडर आएगा। ट्रीज विद फ्रूट, जिन पेड़ों पर फल लगते हैं वो भी जुपिटर के अंदर आएंगे। और जितना भी फैट इन बॉडी है वो जुपिटर के अंदर आएगा। जुपिटर डायबिटीज को भी डिनोट करता है, ईयर्स को भी डिनोट करता है। और जैसे हमने वेल्थ की बात करी तो बैंक्स को भी जुपिटर रिप्रेजेंट करता है, इनकम टैक्स को, ट्रेजरर को, टेम्पल, रिलीजियस इंस्टीट्यूट, जो लोग रिलीजियस पढ़ाई कराते हैं वो सारे जुपिटर के अंदर आएंगे। और जुपिटर जो है वो लीगल मैटर्स, कि आपका जो कोर्ट का सिस्टम है, जो लॉ है, वो भी आपका जुपिटर के अंडर आएगा, क्योंकि जुपिटर ज्ञानी है, सही और गलत का फैसला कर सकता है। तो जितने भी कोर्ट का कानून जिसको कहते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ, जस्टिस डिपार्टमेंट, ये सारे जुपिटर के अंदर आएंगे। एडिटर जो होते हैं वो प्रिंसिपल, टीचर, मिनिस्टर्स और एस्ट्रोलॉजर, वेदास के जो शास्त्र, जो हमारे जो वेदास हैं, वो सारे भी हम जुपिटर से कनेक्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वीनस। वीनस जो है मेन सिग्निफिकेटर मैरिज का कहा गया है इन एस्ट्रोलॉजी। और इसके साथ साथ वो वाइफ और मेल है, लस्ट को दिखाता है, यूथ को दिखाता है, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। जितने ऑर्नामेंट्स हैं, ब्यूटी है, फ्रेग्रेंस है, फ्लावर्स है, और जितने आर्टिस्टिक स्किल्स है, क्रिएटिविटी जितनी है, वो वीनस के अंदर आएगी। जितनी भी डिजाइंड चीजें हैं, डिजाइनर ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी जिस भी चीज में ब्यूटी होगी, डेकोरेशन होगी, वो वीनस के अंदर आएगी। जितनी व्हाइट कलर के ऑब्जेक्ट्स होंगे वो वीनस के अंदर आएंगे। ब्यूटीफुल बॉडीज, बिग आईज, कर्ली हेयर, ये सारे जो एक आप कह सकते हो कि पोएटिक जो एक क्या होता है, वो लेखक जो कल्पनाएं करके सोच सकता है कि कैसा ब्यूटी जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट हो सकती है, वो सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो वीनस के अंदर आएंगे।
तो पोइट्री ऐसे जो कविताएं लिखना वो वीनस के अंडर आएगा। म्यूजिक, ब्लैक हेयर भी ब्यूटी में ही आ रहा है। म्यूजिक, आर्ट, एक्टिंग, डांसिंग, ये सारे भी जो है, पेंटिंग, आपकी जो भी स्किल्स हैं जिससे कि आप ब्यूटीफाई कर सकते हो किसी न किसी चीज को, वो सारी चीजें जो होंगी वीनस से कनेक्ट करके हम देखेंगे। उसके बाद वीनस, हमने लस्ट की बात करी तो डिजायर भी जो है वो भी वीनस से कनेक्ट होती है। अल्कोहल, ड्रग्स, इवन की मेडिसिन भी वीनस के अंडर आती हैं। वीनस शॉर्ट हाइट को भी रिप्रेजेंट करता है। सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल डिजीजेस, दोनों को वीनस ही रिप्रेजेंट करेगा। सन से हमने राइट आई देखी, मून से हमने लेफ्ट आई देखी। वीनस एज सच आईज मीन्स कि आपकी आई साइट को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों आंखों की जो रोशनी है उसको एक साथ जो रिप्रेजेंट करेगा वो वीनस रिप्रेजेंट करेगा। वीनस इंटेस्टाइन्स, अपेंडिक्स, डायबिटीज जैसे डिजीज को भी कनेक्ट करता है। किडनी को भी वीनस से हम जोड़कर देखते हैं। तो ये सारे सिग्निफिकेंसेस जो होंगे वो वीनस के आएंगे। मीन्स जब भी हम कुछ भी प्रिडिक्ट करेंगे, देखेंगे, कोई भी आप देखोगे वीनस कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड है, तो आप जो है, अगर ये जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंसेस आपको आती होंगी उतना अच्छा आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। देन वी हैव सैटर्न। सैटर्न जो है वो हार्ड वर्क का कारक है, कि जितना मेहनत से काम करना है वो सैटर्न से देखा जाएगा। सैटर्न कहता है डिसिप्लिन रहो, क्योंकि वो जो है जजमेंट्स है, जज है, जजमेंटल है, वो न्याय प्रिय है। जैसा कोई करता है उसको वैसा फल देना जो है सैटर्न का काम है। और जितना दुख है दुनिया में, जितनी सॉरोज है, जितनी पेन है, वो सारी जो है किसके अंडर आएंगी? सैटर्न के अंडर आएंगी। सैटर्न कहीं ना कहीं लॉन्जिविटी का भी सिग्निफिकेटर है और डेथ का भी सिग्निफिकेटर सैटर्न ही है। सैटर्न कर्म कारक प्लैनेट है, तो जितने भी हम कर्मास करते हैं वो सैटर्न के अंदर आते हैं। और कर्मा मेनली हम ब्रेड विनिंग के लिए करते हैं, तो हमारा जो प्रोफेशन है वो सैटर्न के अंडर आता है। और सैटर्न कहीं ना कहीं लो पेड जॉब को ज्यादा सिग्निफाई करता है। सैटर्न डिलेज देता है, बहुत देरी होकर काम का होना वो दिखाता है। ओल्ड एज को जो है सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। जितने सेक्रीफाइसेस हैं, जितने त्याग के एरियाज होंगे, जहां पर त्याग करने की बात होगी वहां सैटर्न की जो प्रभुता होगी, वहां पर इसका डोमिनेंस होगा, वहां पर इसकी स्ट्रेंथ देखी जाएगी, जहां पर भी सेक्रीफाइस की जरूरत होगी। सैटर्न ऐसे गरीबी, पॉवर्टी का भी कारक है, डिसरिस्पेक्ट का भी कारक है, डिजास्टर का भी कारक है। जो भी आपदाएं हो जाएं, आपके साथ कोई अचानक से बुरी घटनाएं हो जाएं, वो सारी सैटर्न के अंदर आती हैं। और सैटर्न आपकी लेग्स को, स्पेशली नी को रिप्रेजेंट करता है। देन वी कम टू राहु। राहु जो है वो मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है। उसे दुनिया की हर चीज चाहिए, जैसे भी चाहिए, चाहिए तो चाहिए। वो चीज किस तरह से हासिल हो रही है, उसमें क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, वो इस बारे में कुछ नहीं सोचता। जो जहां पर जो चीज उसको चाहिए वो उसको हर कीमत पे चाहिए ही चाहिए। तो वो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्ट है, ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है उसके अंदर। चुस्त चालाकी जिसको कहते हैं, मिस्चीव, शरारती जो है वो है। अननोन फियर, क्योंकि आप देखिए उसके पास माइंड है, बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी बिल्डअप करता रहता है, लेकिन ये नहीं पता वो चीज कैसी होगी, क्योंकि इल्यूजन्स भी हम राहु से देखते हैं। तो जो चीज आपको लगता है कि ये ऐसी है, वो हो सकता है वैसी ना निकले, और हो सकता है आप उसको बुरी समझे, वो अच्छी निकले, अच्छी हो बुरी समझे। तो ये इल्यूजन्स, लास्ट लालच जिसको कहते हैं वो दिखाता है। डिससेटिस्फेक्शन इससे आती है कि जितना मर्जी इसको मिल जाए, जितना मर्जी ये अचीव कर ले, लेकिन ये फिर भी डिससेटिस्फाई रहेगा। बहुत ज्यादा डिजायर को जो राहु रिप्रेजेंट करता है, कि इसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तो चूंकि माइंड है और बॉडी साथ नहीं देती, सिर्फ माइंड है, कंटिन्यूसली वर्क करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो कंफ्यूजन और डिसेप्शन, चीटिंग, लाइंग, ये सब चीजें ये करता है, किस लिए? अपनी एक जो डिजायर है उसको पूरा करने के लिए। हालांकि इसकी डिजायर फिर भी खत्म नहीं होगी, लेकिन ये सारी जो भी इसके तौर तरीके होंगे, ये सारे एंटी मतलब सोशल होंगे। तो वो उन सब तरीकों को अपनाएगा, हर तरह के
एटीट्यूड को अपनी लाइफ में एंटर करेगा कि मुझे जो चाहिए उसको कैसे भी पाना है, तो अल्टीमेटली हम इसको एक विलियन बोल सकते हैं कि ये एक विलियन की तरह काम करेगा। लास्ट प्लैनेट है हमारा केतु, जिसको हमने कहा कि ये स्पिरिचुअलिज्म का प्लैनेट है, मोक्ष कारक है, क्योंकि जब लाइफ एंड होती है, आप हाउस नंबर 1 से बर्थ स्टार्ट होता है आपका, और फिनिश आपका 12 नंबर पे जाकर होता है। जब आपको पता है कि अब हमारी लाइफ एंड होनी है, और अल्टीमेटली ये सबको पता है कि लाइफ को खत्म होना है, हमें भी खत्म होना है, तो एक जो उस टाइम पे जो एक डर या एक समझ उस टाइम पे जो कल्टीवेट होती है कि अब भगवान की तरफ भी लगना चाहिए या उस डिवाइन से कनेक्ट होना चाहिए, तो वहां पर स्पिरिचुअल जो इंक्लिनेशन है वो बढ़ता है, वो डेवलप होता है। तो वो किस लिए डेवलप होता है? वो मोक्ष के लिए, कि हम चाहते हैं कि लिबरेशन हो जाए, जन्म मरण का चक्र जो है वो छूट जाए। तो केतु जो है वो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो इसे हम कहेंगे ये मोक्ष कारक प्लैनेट है। ये इसके पास माइंड नहीं है, ये सोच नहीं सकता सही है कि गलत है, तो ये एक तरह से डायरेक्शनलेस है और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। तो इसका जब इसको कोई चीज दिखाई नहीं देती, किसी चीज का इसको लालच नहीं पड़ता, इसके मन में नहीं जागता, तो इसको नॉन अटैचमेंट जो है वो इसकी जो है हम कह सकते हैं कि इसके साथ नॉन अटैचमेंट कनेक्टेड है, कि इसे किसी भी चीज से ज्यादा लगाव नहीं हो पाता। फैंटेसी है, अनदर वर्ल्ड, इंटरेस्ट है, साइकिक एबिलिटीज है। जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हो, हम कहते हैं कि आप दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो गए, आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज आना शुरू हो जाती हैं कि आप अंतर ध्यान होकर, या आपकी इंट्यूशन इतनी बढ़ जाती है कि आप चीजों को पहले से जान जाते हैं, दूसरों को एडवाइस देने लगते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम केतु से कनेक्ट करके देखेंगे। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। कुछ कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन कुछ भी हो, यू कैन आस्क बिफोर वी एंड टुडेस क्लास। नहीं मैम, कोई डाउट नहीं है। एंड आई होप मैं सबको क्लियर कर पाई हूँ जो भी हमने डिस्कस किया। यस मैम। तो ठीक है, वी end today's session, and tomorrow we'll have class at 9 o'clock. ठीक है नीरव पारक जी, आपका कुछ कंफ्यूजन, डाउट, कुछ कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क बिफोर वी एंड। ये जो मैडम आपने कैरेक्टरिस्टिक बताई ना जी एवरी प्लेनेट की, जी। तो इसको देखने का उसके हाउस से देखने का या फिर उसके वो हम आगे करेंगे, अभी आप सब चीजों को समझते जाइए, फिर उसको कैसे कनेक्ट करना है हम उस पे आएंगे, क्योंकि हम सभी सिग्निफिकेशंस को लेंगे, हाउसेस की को भी लेंगे, आपके प्लैनेट्स की को भी लेंगे, आपकी राशियों को भी लेंगे, तीनों चीजें कनेक्ट होकर प्रेडिक्शन में कन्वर्ट होंगी। ओके। और ये जो आपने कोर्स बनाया है, इसमें प्रिडिक्शन तो आप सिखाने वाले नहीं हो ना? नहीं, हम लास्ट की क्लासेस में आपको सारी चीजों को कनेक्ट करके, अल्टीमेटली जब सब चीजों को कनेक्ट करोगे, प्रेडिक्शन खुद भी खुद। अब देखिए, अभी जितना हमने अभी किया है उससे भी कुछ ना कुछ आप प्रेडिक्ट कर सकते हो अगर आप ट्राई करो। जैसे हमने हाउसेस की बात करी, आप देखो किसी का कि हाउस इसका जो है वो किस तरह का आपको दिख रहा है, वहां पर कौन सा प्लैनेट बैठा है। जैसे अभी हमने प्लैनेट्स भी कर लिए, मान लीजिए किसी के फर्स्ट हाउस में आपका सन प्लेस्ड है। आपको पता है फर्स्ट हाउस क्या है हमारा? हमारी बॉडी है, हमारी पर्सनालिटी है, हमारी हेल्थ है, हमारी रिस्पेक्ट है, स्टेटस है, नेम एंड फेम है, जैसे हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया। आज हमने देखा सन क्या है, सन डोमिनेंस है, सन लॉयल्टी है, सन आपका इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रांग है, आपका फादर से कनेक्शन है, आपकी विल पावर है। तो आप क्या कह सकते हो? इसी से भी तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ना कि किसी का सन फर्स्ट हाउस में प्लेस है, तो दैट पर्सन इज रिस्पेक्टफुल, ही हैज विल पावर, उसके पास एक एनर्जी है, एक अच्छा सोचने की, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर करती है, उसकी इम्यूनिटी हाँ अच्छी है, उसको फादर से कनेक्शन अच्छा होगा, उसकी उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी। तो ये ही चीजें जो कनेक्ट करोगे ये प्रेडिक्शन में ही कन्वर्ट होंगी। प्रेडिक्शन ऐसा कोई ऐसा जादू नहीं है कि मैं आपको ये बताऊंगी कि इस तरह से प्रेडिक्शन होगी। आपको मैं सारी चीजों को बता रही हूँ, इनको ही आप जब कनेक्ट करते जाओगे यही प्रेडिक्शन में कन्वर्ट होंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना है कि आपको हाउस और प्लैनेट्स पता चले, इनको कनेक्ट कर सकते हो। आगे हम इनके साथ ये जोड़ेंगे कि कौन सा प्लैनेट
चेक करना है अच्छा है, कौन सा बुरा है, और फिर उसमें राशि की हम सिग्निफिकेशन ऐड करेंगे कि कौन सी राशि किन किन चीजों को रिप्रेजेंट कर सकती है, कि उसके क्या कैरेक्टर्स है। उनको जब हम तीनों चीजों को मिलाएंगे तो प्रेडिक्शन आ जाएगी कि अगर सन अच्छा है तो इट विल गिव पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ, जो भी हमने सन की बात करी। और अगर सन एफ्लिक्टेड है, वीक है, जो भी हम उसके एलिमेंट्स करेंगे, सीखेंगे, तो आप ये कहेंगे कि उसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसका कॉन्फिडेंस लो है, उसके अंदर विल पावर नहीं है, उसको सेल्फ रेस्पेक्ट के मैटर नहीं करता, वो जो भी हो दूसरों की बात सुन लेता है। तो यही प्रेडिक्शन होती है। सही बात है। और इसमें आप रेमेडीज देंगे मैम? इसमें रेमेडीज नहीं है, नहीं होगा, नहीं। रेमेडियल नहीं होगा इसमें। हाँ, वो हम आगे करेंगे एडवांस लेवल। फिर हम जब दशा सिस्टम आपको सिखाएंगे, नक्षत्र और डिग्रीज का कुछ ना कुछ कंसेप्ट कराएंगे, जब अल्टीमेटली आपको पता हो रेमेडी देनी कैसे है, फिर रेमेडी देने का फायदा है। कि अभी हम, बराबर। हाँ बिल्कुल, अभी हम इनिशियल स्टेज पर हैं, तो इसमें रेमेडीज देना रिस्की हो सकता है। नहीं नहीं, इनिशियल नहीं, ये जो आप क्लास खत्म होने पे आप जो प्रिडिक्शन वगैरह समझाएंगे, हाँ, तो उसके साथ साथ जैसे सन नहीं, किसी की वीक है तो उसको क्या रेमेडी करनी चाहिए, जैसे किसी का जुपिटर बिल्कुल। वीक है। हाँ, देखिए, आप सिर्फ डी, अब हम इस वाले कोर्स में सिर्फ D1 पे कंसंट्रेट करेंगे, लेकिन प्रेडिक्शन जो है वो डिविजनल चार्ट्स पे भी आएगी, डिग्रीज पे भी आएगी, नक्षत्र भी कनेक्ट होंगे, दशा भी लगेगी। फिर आप हम्म, डिसाइड कर पाएंगे कि रेमेडी कौन सी देनी है, कब देनी है, क्यों देनी है कि नहीं देनी है। तो इसमें हम रेमेडीज नहीं देंगे। ओके ओके, थैंक यू सो बिल्कुल मच। जी। ओके, वेलकम जी। किसी और का कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क, फिर हम एंड करते हैं आज की क्लास। तो चलिए, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू ऑल टुमारो। बाय मैम। बाय जी। गुड बाय नाइट मैम। मैम। बाय बाय। बाय, गुड नाइट मैम। गुड नाइट जी, गुड थैंक नाइट। यू। वेलकम जी।